Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अब भाजपा की सांसद होकर के हमसे उम्मीद कैसे कर सकती है? जो भाजपा में है उसकी चिंता भाजपा करे, उसी विषय में मैं चिंता नहीं करता। एक बाप तो चिंता करेगा ना, लेकिन जब बाप ने रास्ता तय कर दिया है तो उनकी संतानों की भी जिम्मेदारी है कि बाप के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। चुनावी समर जोरों पर है और इस वक्त रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिन्हें कहा जाता है कि राजनीतिक सर्दी कितनी भी हो गर्मी ला ही देते हैं और इस वक्त तो खासे तेजी में भी हैं। अपनी पार्टी बना ली है, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी सपा, जिसको इनकी जरूरत थी सबने इनको लिया। अब अपनी पार्टी, अपने लोग, अपना परिवार। लोकसभा चुनाव है, बदायूं की सीट का कुछ पता नहीं, बेटा यहां साथ में संघर्ष कर रहा है, कई दिनों से कर रहा है और स्वामी जी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब इन सब की चिंता भी शायद इनके जहन में होगी। आखिर स्वामी क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। अपनी पार्टी बनाने के बाद रायबरेली में पहली बार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, बैठक की और पहली मीटिंग इन्होंने बताई है। स्वामी जी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन हमारे देश के उन सामाजिक महापुरुषों ने जिन्होंने सम्मान स्वाभिमान का अलग जगाया, सत्ता शासन में हिस्सेदारी की भूख जगाई, ज्योतिबा फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवत कांशीराम जी, आज सरीखे महापुरुषों की विचारधारा को घर घर और जन जन तक ले जाने के लिए हमने पार्टी का गठन किया है। हमारी कोशिश होगी इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, देश की महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके उनके सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव की शिकार यही लोग हुए हैं। इसलिए इनके सम्मान स्वाभिमान के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी दिलाने की प्राथमिकता के साथ हम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के माध्यम से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि गैर बराबरी खत्म हो, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच इस देश में एक ऐसा सामाजिक कैंसर है जो समाज को बांटने का काम करता है। हम सभी समाज को जोड़ने के लिए कृत संकल्पित हैं और आज विशेष रूप से ऐसे वक्त पर हमारी पार्टी गठन हुआ है जब लोकसभा का चुनाव 2024 सिर पर है। ये चुनाव हमारे लिए चुनौती है, जबकि पार्टी हमारी नई है, हम शैशवावस्था में हैं, फिर भी इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए इंडिया अलायंस को साथ देने के लिए हमने अपना फरमान जारी किया है, क्योंकि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं अनेकों ऐसे पाप किए हैं जो क्षम्य नहीं है। देश के करोड़ों करोड़ नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे, लघु, मध्यम व्यापारियों का आर्थिक शोषण किया, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले लोग किसानों को लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए, अलबत्ते एमएसपी की मांग पर एमएसपी तो नहीं मिली, उन पर लाठियां बरसाई गई, रास्ते में कील कांटे बिछाए गए, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े गए, रबर बुलेट दागे गए। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता भगवान नहीं, किसान इनके दुश्मन हो गए हैं, इसलिए किसानों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पूर्ण निष्प्रभावी किया जा रहा है, बिना किसी शासनादेश के आरक्षण की हत्या की जा रही है, संवैधानिक व्यवस्था की हत्या की जा रही है, जिससे आदिवासी, दलित, पिछड़े भी नाराज हैं। इसके साथ ही साथ आज ये पहली ऐसी विफलतम सरकार है
जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें लाखों लाख लोग काम करते हैं उसको भी अदानी अंबानी के हाथों सौंप दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से देश का दुर्भाग्य है कि जिन सरकारी विभागों प्रतिष्ठानों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, इस सरकार ने उनको निजी हाथों में भेज करके उनके सपनों का गला घोटा है, सरकारी नौकरियां छीनी है, उनके मुंह से नवाले छीने हैं, इनके पाप का घड़ा भर गया है। आज लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में सरकार जुटी हुई है, यहां तक कि लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है। आज जितनी भी राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग इनके संसाधन बन गए हैं, इनके हथियार बन गए हैं, जिसके माध्यम से विपक्षी पार्टियों को फर्जी मुकदमे के माध्यम से डराना, धमकाना, जेल भेजना, मुकदमे दर्ज करना आदि आदि प्रकार की बातें की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के आज ऐसी हालत में हमारा मकसद है कि देश बचाओ, BJP हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, BJP हटाओ, संविधान बचाओ, BJP हटाओ के नारे के साथ हम इंडिया अलायंस के साथ खड़े हो रहे हैं। और अब इंडिया अलायंस के लोग हमारा किस रूप में उपयोग करना चाहते हैं ये उनको तय करना है। स्वामी जी, 5 दशक की राजनीति आपकी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश के हर बड़े पद पे आप लगभग आसीन हो चुके हैं। आपने मायावती का वो स्वर्णिम कार्यकाल देखा जिसमें कई बार सरकारें बनी, आपने वो दौर भी देखा जब आपने मायावती से आप अलग हुए, भाजपा के पास आप मंत्री रहे, बेटी को आपने सांसद बनाया। तो एक राजनेता के तौर पे आपके अलग अलग काम जनता के लिए हुए। अब बेटी का भविष्य नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सीटें बीजेपी ने घोषित की उसमें बदायूं का नाम नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि स्वामी की करनी और स्वामी की कथनी का फल उनकी बेटी को भोगना पड़ रहा है। देखिए, 2 चीजें, जो भाजपा में है उसकी चिंता भाजपा करे, उसके विषय में मैं चिंता नहीं करता। एक बाप तो चिंता करेगा ना, लेकिन जब बाप ने रास्ता तय कर दिया है तो उनकी संतानों की भी जिम्मेदारी है कि बाप के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए हम चिंता क्यों करेंगे। रही बात हम जहां हैं उसके विषय में हमारी चिंता है। और जब मैं इस भूमिका में था तो मैंने लड़ भिड़ करके बदायूं से लड़ाया भी, जिताया भी। अब भाजपा की सांसद होकर के हमसे उम्मीद कैसे कर सकती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर भाजपा उसको तय करना, नहीं तय करना, क्या नहीं करना, उसके विषय में न मैं पॉजिटिव सोचता हूं न नेगेटिव सोचता हूं, उसका फैसला उसको मुबारक, हमें क्या करना है मैं तय करूंगा। अच्छा, अगर संघमित्रा आती हैं कि पापा वहां से बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो जाता है, वहां से सपा से शिवपाल जी का तय ही है, और पिताजी अब बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, तो पिताजी कौन सी सीट मैं अगर मगर मैं कोई यकीन नहीं करता हूं, जो हमारे साथ है मैं उसकी चिंता के साथ चल रहा हूं। आज मेरे साथ एक बेटी बेटा नहीं, करोड़ों बेटे बेटा पूरे देश में तैयार हैं और उन सब की चिंता हमारी चिंता है। स्वामी जी, एक चीज आपने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ आप रहेंगे, आपके पूरे करोड़ों कार्यकर्ता रहेंगे। अब ऐसे में बात उठती है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रहे, घोषणा के और चुनाव के ठीक एक वक्त पहले वो भाजपा के साथी हो गए। स्वामी जी कैसे सोचते हैं कि स्वामी जी से राहुल गांधी ने बात की या स्वामी जी से अखिलेश यादव ने बात की? क्योंकि अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने कहा कि अरे भाई स्वामी जी ने इस्तीफा दिया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्यों छोड़ के गए। हम तो कहते हैं कि कुशीनगर उनका है और वहां से वो चुनाव लड़ना चाहे तो लड़े। अब हम कैसबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं से मेरी वार्ता हुई है, अंतिम फैसले का मैं इंतजार कर रहा हूं, और जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता है मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। सीटों के लिए टिप्पणी तो ठीक है कि आप नहीं करेंगे, कौन सी सीट पे कैसे। आपके पीछे अशोक अभी थे, बेटे हैं आपके, तो अशोक का भविष्य लोकसभा चुनाव में, क्योंकि तीन बार ये भी विधानसभा लड़ चुके हैं, और ऐसे में अब एक पिता अपने बेटे को लेकर कुछ सोच रहा होगा, तो क्या ये माना जाए कि अशोक भी इस बार
2024 में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो आपको अशोक से पूछना चाहिए, क्योंकि अशोक ने तो कोई पार्लियामेंट अभी लड़ने की बात की नहीं है, और अगर आपसे बात किए हो तो आप बता दें। उन्होंने अरे भाई, संरक्षक और पिता दिशा निर्देशित करता है, और अशोक कम से कम जितना मैं उसको जान रहा हूँ कि 12 साल से तो पिता के बताए हर कदम पे वो चल रहा है। बहरहाल अभी हमारे सामने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी है। हर कार्यकर्ता मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और कोई हो सकता है। तो इसलिए हम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के विस्तार में लगे हैं। अभी शैशवावस्था में है। अभी हम इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को जिताने के लिए पूरी ताकत भी लगाएंगे। मकसद है देश बचाना, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, तो बीजेपी को हटाना। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने देश के हर बड़े नेता के साथ काम किया है, प्रत्यक्ष रूप से, विरोध में, सहयोग में, पक्ष या विपक्ष के रूप में। वो एक पूरी पीढ़ी लगभग खत्म हो गई है। नई पीढ़ी के आप गार्जियन स्वरूप हैं। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो इंतजार, आप इस बात का इंतजार करेंगे, अपनी तरफ से भी पहल करेंगे, आइए अखिलेश जी मिल के लड़ते हैं? आपको शायद नहीं मालूम कि मैंने जिस दिन राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी गठन किया, सार्वजनिक रूप से मैंने इंडिया अलायंस का साथ देने का वचन दिया। नहीं, वो इसका कितना वो ले पा रहे हैं? ये कितने गंभीर हैं, ये इंडिया अलायंस के लोग खुद तय करेंगे कि हमारी बातों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अगर बीजेपी को हराना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का उपयोग उनको करना ही करना होगा, क्योंकि पार्टी हमारे भले नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का एक हजूम है पूरे देश और प्रदेश में। तो स्वाभाविक रूप से वो भी देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेता के साथ क्या हो रहा है, उसका वो भी पूरा भाग कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए उन सब का उपयोग हो, तो इनको भी उतना ही बढ़कर के स्वागत करना होगा जितना बढ़कर के मैंने इंडिया अलायंस को साथ देने का वचन दिया है। अच्छा स्वामी जी, बगल के जिले के आप रहने वाले हैं, जन्म क्षेत्र आपका प्रतापगढ़ रहा है, कर्म क्षेत्र हालांकि रायबरेली रहा है, और जब से आपने राजनीति में होश संभाला होगा तब से यहाँ पे आपने गांधी का गढ़ के रूप में इस रायबरेली को जाना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी भी गांधी ने भी पत्ते नहीं खोले, और खैर बाकी का तो कोई था ही नहीं, तो उसकी भी बात अभी शून्य पे ही है कि रायबरेली में अभी तक ना कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया ना भाजपा ने। हालांकि कई जगहों पे आपने देखा होगा कि बसपा ने प्रत्याशी दे दिए। तो कैसा लगता है कि रायबरेली में वो गांधी का प्रत्याशी कौन हो सकता है? देखिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा, एक गांधी परिवार की ये सीट रही है। फिरोज गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, अरुण नेहरू जी, उसके बाद सोनिया जी, आदि आदि परंपरागत सीट से यहाँ पर लड़ते रहे हैं। सोनिया जी अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ से लोकसभा से इस्तीफा दिया, राज्यसभा में पहुँच गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब सोनिया जी खुद तय करेंगी कि यहाँ पर मेरे बाद कौन चुनाव लड़ेगा। हम समझते हैं क्योंकि उनकी परंपरागत सीट रही है, तो ये फैसला भी उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। उसमें हम समझते हैं हमें और किसी और को बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। एक अंतिम सवाल, एक मंझे हुए राजनीतिक पंडित के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होने जा रहा है गांधी के नामों का? मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, जिनके टिकट अभी माने जा रहे हैं कि बीजेपी देने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या है, पूरे परिवार को अब अपना ईगो क्लैश छोड़ के साथ आना चाहिए। अब क्योंकि ये लोग भी पूर्ण रूपेण राजनीतिक हैं और लंबे अरसे तक सत्ता पक्ष के हिस्से भी रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों को तो अपने तौर तरीके से उस पर सोच विचार करना चाहिए। उसमें मेरा सलाह बहुत माने नहीं रखता है, फैसला स्वयं इन लोगों को लेना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय
देश हित में सभी लोकतांत्रिक सोच के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की आवश्यकता है। थैंक यू। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से यूपी तक के साथ शेयर की। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।